और मुझे लगता है कि भारत में ये जो ए टीम बी टीम की जो पूरी बात है, भारत में सिर्फ एक ही ए टीम है, वो है बीजेपी, बाकी सब बी टीम है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जो प्रचार करते हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, वो अपने के लिए प्रचार नहीं करते हैं। भाजपा बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है भारत पंथ है और बाकी सब भारत विरोधी पंथ है। ये गलत है, जो पाकिस्तान बीच बीच में आता है ये गलत है, लेकिन इन लोगों का ये भी गलती है जब ये अपने इस्तेहार में लिखता है 370 वापस आएगा, ये भी गलत है। ये जब यहाँ पर ये लिखता है कि अगर इनके सरकार बन जाए तो भारत को क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन सभी की फंडिंग आता है चाइना से। जो यहाँ पर वामपंथी बैठे हैं सबकी फंडिंग आता है चाइना से। सर बीजेपी जो है ऐसे ही मुद्दों में उलझाने की कोशिश करती है, जैसे कि अभी राम मंदिर हो गया, ठीक है, राम मंदिर पे वोट मांगेंगे और उन्होंने विकास तो किया नहीं, विकास पे वो वोट मांगने से रहे। और अभी अगर हम लोग आप विदेश नीति देखिए, बीजेपी का बहुत बढ़िया विदेश नीति है। आप यूपी का आप इकोनॉमी देखिए, 1 ट्रिलियन का कम से कम सपना तो देख रहा है, पहले तो वो भी तो नहीं था। क्या वो महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही थी? क्या उनके 33% रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज ही सरकार सोच रही है? उससे पहले क्या कर रहे थे महिलाओं के लिए? 33% रिजर्वेशन का बिल सबसे पहले कौन ले आया राज्यसभा में? पास तो अब हुआ ना सर, लेकिन तो दोस्तों आगे के क्लिप्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में आपको किस तरह का ज्ञान देखने और सुनने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो सर देखिए, इससे पहले जो भी पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे कहीं हम सुन रहे हैं कि कह रहे हैं हाँ ये लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, पर शायद हम जो अब बदलाव देख रहे हैं वो तो हम रात में 12 बजे तक भी शायद रोड पे अपने किसी काम से चले जाते हैं, ठीक है, और करके चले आते हैं। मुझे तो लगता है बहुत कुछ बदलाव हुआ है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और बहुत अच्छा एक सकारात्मक हम लोग को देखने को मिला है कि सरकार बहुत सख्ती से उत्तर प्रदेश में इस समय काम कर रही है, गुंडा राज को खत्म कर रही है। इस तरह कितने भी क्रिमिनल है जिन्होंने पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया उसको खत्म किया है उन्होंने, और बहुत हद तक वुमेन्स के जो रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे थे उस रेट में मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है, ऐसा पर्सनली मुझे महसूस होता है। लेकिन एक सेकंड, ब्रजभूषण शरण सिंह पे क्या किया? देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट है और उसके लिए कोर्ट जो है जो भी उसमें कार्रवाई चल रही है वो उसके आपको लगता नहीं है जो बात आप कह रही हैं कि उसमें सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए था? देश की महिला रेसलर्स को घसीट के हटाया गया, इतने दिनों तक वो बैठी। हाँ वो एक बात है कि हाँ वो बैठी, और उस एक सेकंड ना मैं बता रही हूँ, बीच में ना बोल। देखिए वो बैठी वहाँ पर, ठीक, अपना मुद्दा लेकर के जो उनकी बात थी, क्या वो प्रूफ हो गया? नहीं हुआ अभी तक। अभी आरोप तय हुए 2 दिन? अभी तक नहीं तय हुए, 2 दिन पहले हुए। हाँ ये आप बात कह सकती है कि उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ, उनके बेटे को मिला, उसके बाद आरोप तय हुए, लेकिन आरोप तय मतलब अभी 1-2 दिन पहले हुए, उससे पहले कोई भी आरोप तय नहीं हुआ था, तो ये वो अलग बात है। हाँ अभी तक उस पर नहीं कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि आरोप तय नहीं हुए थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा आप बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह अगर वही रेसलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, टीएमसी का एमपी रहा होता तो क्या होता? क्या बात है सर, क्योंकि यूपी में होता और रूलिंग पार्टी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है क्या होता, बुलडोजर चल जाता, ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और बुलडोजर चलना भी चाहिए ऐसे लोगों पे, कोई भी हो, चाहे वो अगर ब्रजभूषण सिंह भी हो, चाहे वो कोई भी हो। बाबा ने कभी भी किसी इस तरह के क्रिमिनल को शय नहीं दी है कभी भी, और मुझे नहीं लगता वो आगे कभी इस तरह की जो महिलाओं के प्रति जिन्होंने अपराध किए उन पर वो कोई शय दे दें। अच्छा मोटे तौर पे मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं मोटे तौर पे और लड़कियां वो एक ड्रास्टिक चेंज फील करती हैं कि सिक्योरिटी मतलब वो सुरक्षित है पहले से। ये मुझे हमें नजर आता है, पहले क्या था कि हम घर से निकलते थे तो माँ बाप कहते थे कि 4 बजे के पहले आप घर के अंदर आ जाइए, ये नहीं कि आप रोड पे कोई काम से चली जाएंगी और अकेले चले जाएंगे। आपके नहीं ऐसा भी नहीं, इसको भी ऐसा बनाया जाता है जैसे आपके पहले यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिकल सोसाइटी का कंसर्न समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए उसको। तो रुको जरा, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, हमारे समय भी लड़कियां यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रिक्शे से जाती थी और 7 बजे 8 बजे तक आती थी, ऐसी भी अराजकता की स्थिति थी नहीं। लेकिन अब पहले एक अलग तरीके का डर मौजूद रहता था लड़कियों के अंदर, जो अब बहुत कम हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि अब सुरक्षा की भावना बहुत पहले ये था कि क्या कहते हैं आदमी चिंतित रहता था कि बहन बेटियां बाहर गई हैं, बिल्कुल अब सुरक्षा फील करते हैं ना है, चोरी छिनैती कम हुई है। पहले सरेआम किसी के मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, किसी के मोबाइल छीने जा रहे हैं। ये सब चीज़ों में क्या कहते हैं प्रदेश बहुत तरक्की किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार तरक्की भी कर रही है, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तरक्की कर रहा है। प्रदेश हमेशा क्या कहते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जा रहा है, देश रेलवे में आगे जा रहा है, मेडिकल में आगे जा रहा है, शिक्षा में आगे जा रहा है, विदेश नीति में आगे जा रहा है। पहले यहाँ तक था कि आदमी तो गैस सिलेंडर के लाइन में अपना दम तोड़ देता था ना। और भाई साहब नोटबंदी कुछ समय के लिए थी, गैस सिलेंडर मूलभूत सुविधाओं में है। कृपया जब आपकी बारी आए तभी आप बोले। वामपंथ थोड़ा सुनना भी पसंद किया करे, क्योंकि वामपंथ का तो यही चेहरा है कि कैसे दबा देना है दूसरे। एक बात है सुनिए, 400 रुपए का सिलेंडर मिले तो लोग लाइन लगाना पसंद करेंगे, 1200 का घर मंगाना कम पसंद करेंगे। हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की लेकिन हर वक्त 1200 का अभी भी नहीं है, वो सब्सिडी के साथ 1200 का। अगर सब्सिडी लगती है ना वो सब चुनाव का दाम बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना आदमी का। अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में एक फिलिप्स हैं, जेबी फिलिप्स हैं, एक फिलॉसफी दिए थे, अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा, कम होगा। अच्छा ये यहाँ पे लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, ये कैसे संभव, ये संभव हो सकता है? पहले हम लोग जानते भी नहीं करते सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या था, अभी तो कम से कम ये तो आया है ना, कॉमन एंट्रेंस जैसा, उसे फायदा मिला है कि नहीं मिला है? आप विदेश नीति देखिए बीजेपी का, बहुत बढ़िया विदेश नीति है। आप यूपी का आप इकोनॉमी देखिए, 1 ट्रिलियन का कम से कम सपना तो देख रहा है, पहले तो वो भी तो नहीं था। ये सब चीज़ तो फायदा तो हुआ है ना। शाबाश बेटा।
चलिए ठीक है। महिलाओं को लेकर के जो भी स्कीम्स भारत सरकार लेके आई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो मातृशक्ति वंदना अधिनियम लेकर आई हो, चाहे इससे पहले की सरकारें क्यों नहीं लेकर आ पाई? क्या वो महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही थी? क्या उनके 33% रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज ही की सरकार सोच रही है? उससे पहले क्या कर रहे थे महिलाओं के लिए? बताता हूँ। 33% रिजर्वेशन का बिल सबसे पहले कौन ले आया राज्यसभा में? पास तो अब हुआ ना सर, लेके तो देखिए अभी तक यहाँ पे 2014 से पहले बीएसपी का या फिर सपा का सबका एक ठीक ठाक हिस्सेदारी इस जगह पे थी, लेकिन उस समय बीएसपी क्या किया? अपने दलित भाई बहनों को वो नौकरी देने के बजाय वो पार्क बनाने में बिजी थे, वो हॉस्पिटल बनाने के बजाय वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रचार बोलते हैं वो प्रचार में लिप्त थे। ठीक है, तो इसको हमें टैकल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत में ये जो ए टीम बी टीम की जो पूरी बात है, भारत में सिर्फ एक ही ए टीम है, वो है बीजेपी, बाकी सब बी टीम है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जो प्रचार करते हैं वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, वो अपने के लिए प्रचार नहीं करते हैं। भाजपा बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है भारत पंथ है और बाकी सब भारत विरोधी पंथ है। यहाँ नहीं देखिए, और मुझे लगता है इस भारत में जो एक थ्रेट है वो थ्रेट है ये वामपंथ था। वामपंथ को भारत से खत्म करना चाहिए। दलित भाई बहन बीजेपी का दोस्त है, बीजेपी में रहेगा, इनको हिस्सेदारी हम देंगे। सिर्फ हम बाबा साहेब को पूछते नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। हम हाथी नहीं बन पाते, हम हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि हर एक दलित को वहां पर सेवा मिले। हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि सावरकर जी ने जो बोल के गया था कि भारत में जातिवाद, जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, इस पे हम मानते हैं। और ये जो वामपंथ यहाँ पर बैठा है, जब 34 साल बंगाल में इनका शासन था, एक के बाद एक मंत्री का नाम उठा लीजिए, सब उच्च वर्ण के, एक भी 2000 तक एक भी वहां पर मंत्री दलित समुदाय से नहीं था। ये बात करते हैं कि हम दलित को देंगे, ये देंगे, लेकिन दलित को सत्ते में हिस्सेदारी नहीं देते हैं। बीजेपी ने क्या किया? गुड क्वेश्चन। बीजेपी का जो जब प्रधानमंत्री बनने का सवाल आया तो कोई एक तेली वर्ग से उठ करके कोई प्रधानमंत्री बना। जब हिस्सेदारी की बात आई, ओबीसी को पहले वहां पर स्थान दिया गया। हम जाति नहीं देखते, हम मेरिटोक्रेसी देखते हैं। जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जाता है तो उनके पीछे उनका टैलेंट देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो बाप साहब एयूडीएस वाले बैठे हैं, वो वीसी साहब के पीछे उनके क्वालिटी है, प्रोफेसर है, ये नहीं देखते हैं, देखते हैं कि वो ठाकुर है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इस बात पे वो वीसी साहब के अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो ठाकुर है, प्रॉक्टर ठाकुर है, क्योंकि ये यहाँ पर बात करते हैं जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, लेकिन जब बात आता है तो ठाकुरवाद और जो ब्राह्मणवाद यहीं पर ये लिपट के रह जाते हैं। मैं बोलता हूँ भारत से जाति प्रथा खत्म होना चाहिए और सबको एक धागे पे जुड़ना चाहिए। जो भारतत्व है, जो हिंदुत्व है और भारतत्व है, इन पे पूरे भारत को एक साथ जुड़ना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो फिर जब राष्ट्रपति दलित बनाते हैं और राष्ट्रपति आदिवासी बनाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जनसभाओं में कहते हैं कि उनकी त्वचा का रंग देख के और दलित आदिवासी देखकर और राष्ट्रपति बना, तो फिर जाति का क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं खुद को कि मैं पिछड़े वर्ग का आता हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं ओबीसी हूँ? क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को स्टेज से राष्ट्रपति की जात और अपनी जात बताने का? क्या बात है सर। देखिए, हम लोग सत्ता दिए हैं, ये बताने के लिए नहीं दिए हैं, लेकिन एक क्या होता है, जो प्रोसेस होता है। उपराष्ट्रपति कहते हैं मेरी मिमिक्री उड़ाई जा रही है, जाट की मिमिक्री उड़ाई जा रही है, ये पूरे जाट का सम्मान है। क्यों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी जातियों का उल्लेख करते हैं? बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं बीजेपी के अंदर थोड़ा बहुत जो जातिवाद समाज से आता है, ये खत्म होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरा विचारधारा बीजेपी से मिलता है। आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से देश के युवाओं का मुद्दा अभी तक की 10 साल की सरकार में और इन चुनाव में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चुनाव में विपक्ष या सत्ता पक्ष रोज इन छात्रों की मुद्दों पर या इनके लिए कोई गारंटी लेकर के आ रहे हैं, या ये बस चुनावी शोर, ये इसी सब के बीच में जातिगत जनगणना, तो चीन, तो पाकिस्तान, तो हिंदू, तो मुसलमान, तो मंगलसूत्र, यही। देखिए, जो बीजेपी मैं मानता हूं ये थोड़ा बहुत बीच बीच में पाकिस्तान कर देता है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर साफ बता रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ सब, मैंने पहले कहा सब छात्र, ये गलत है। ये गलत है, जो पाकिस्तान बीच बीच में आता है ये गलत है, लेकिन इन लोगों का ये भी गलती है जब ये अपने इश्तिहार में लिखता है 370 वापस आएगा, ये भी गलत है। ये जब यहाँ पर ये लिखता है कि अगर इनके सरकार बन जाए तो भारत को क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन सभी की फंडिंग आता है उन चाइना से। जो यहाँ पर वामपंथी बैठे हैं, सबकी फंडिंग आता है चाइना से। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? भी कोई पद चले जाने से कुछ नहीं होता। अंदर अंदर जो राहुल गांधी को जो सलाह मशवरा देते हैं वही देते हैं, और आज भी भारत को तोड़ेंगे। इसी वजह से हम भारत को तोड़ने की बात भारत को कौन तोड़ पाएगा? आप बताओ। सर बीजेपी जो है ऐसे ही मुद्दों में उलझाने की कोशिश करती है, जैसे कि अभी राम मंदिर हो गया, ठीक है, राम मंदिर पे वोट मांगेंगे और उन्होंने विकास तो किया नहीं है, विकास पे वो वोट मांगने से रहे। और अभी अगर तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मोदी जी की विदेश नीति और विश्व में डंका, इस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।